चलिए शुरू करें, चलिए, है ना। तो देखिए कल हम देखे थे जो हमारा लास्ट टॉपिक जो हम डिस्कस किए थे वो था आपका त्रिपक्षीय संघर्ष। याद आ रहा होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। ये जो त्रिपक्षीय संघर्ष है ये कन्नौज को लेकर हुआ था। किसको लेकर हुआ था? कन्नौज को लेकर हुआ था। कारण मैंने आपको बताया था कि इस समय जो सबसे बड़े राजा थे कौन है आपका? हर्षवर्धन। इनकी क्या हो गई थी? आपका मृत्यु हो गई थी और इनका कोई भी सक्सेसर या उत्तराधिकारी ठीक है नहीं था। इस कारण से कन्नौज चूंकि उस समय काफ़ी डेवलप हो गया था, ठीक है, काफ़ी डेवलप हो गया था और तीन जो राजा थे, तीन वंश थे, इस कन्नौज को लेकर आपका संघर्ष करना क्या किए? प्रारंभ किए। इस तरीके से मैप में आपको बताया था मैंने, ठीक है। यहाँ पर अपन देखिए क्या आपका गुर्जर प्रतिहार वंश, ठीक। यहाँ पर हम कौन सा देखे हैं? आपका राष्ट्रकूट वंश, ठीक है। और यहाँ पर कौन देखे हैं? पाल वंश, ठीक है। यहाँ तक हमने देखा। यही वो समय था हर्षवर्धन के समय जब भारत में एक तरफा इन्होंने कंट्रोल किया, लेकिन बाद के जो राजा थे उन्होंने भारत के क्षेत्र को कई भागों में तोड़ दिया और सब स्वतंत्र रूप से अपने अपने क्षेत्र पर क्या करने लगे थे? शासन करने लगे थे। क्लियर है? यही कारण था कि भारत, देखो भारत की विशेषता, आप शुरू से जियोग्राफी पढ़ते हो तो जानते हो कि भारत एक ऐसा देश था जो अपने आप में गोल्डन स्पैरो ऐसे किसी को नहीं कहते थे, सोने की चिड़िया किसी को नहीं कहते थे। भारत एक ऐसा देश है जहाँ की क्लाइमेट, जहाँ की जलवायु, जहाँ के रिसोर्सेज, संसाधन, ज्योग्राफिकल आपका स्ट्रक्चर देख लो, हर दृष्टिकोण से भारत अपने आप में संपन्न है। तो बाहर के लोग ये सोचते थे कि किस तरीके से हम भारत पर कंट्रोल करें, भारत पर नियंत्रण करें। और यही कारण था कि जैसे ही भारत की राजनीतिक एकता जैसे ही टूटी, यूनिटी जैसे ही टूटी, तो धीरे धीरे विदेशियों ने भारत पर आक्रमण करना क्या कर दिया? शुरू कर दिया। और सबसे ताकतवर जो थे, सबसे पास में जो थे, वो कौन थे? मुस्लिम लोग थे। और जिसके कारण जो है आपका सऊदी अरब से मुस्लिम धर्म की शुरुआत होगी और डायरेक्ट कहां पर अटैक होगा? आपका भारत पर। तो ये कल मैंने आपको बताया था। अब देखिए इसके बाद मैंने आपको कल एक हिंट दिया था कि इसके बाद कौन सा एज स्टार्ट होगा? राजपूत काल बताया था। और राजपूत काल का लगभग मैंने आपको बताया था 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक का अपन समय क्या मान के चलेंगे? राजपूत काल। और इसी राजपूत काल में मुस्लिमों का भारत में क्या होगा? आक्रमण होगा और भारत में मुस्लिम सत्ता की क्या होगी? आपका स्थापना होगी। तो आइए हम ये कल हम पढ़ लिए थे। अगला जो टॉपिक है हम चर्चा करते हैं राजपूत काल। बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी व्यक्ति को इतिहास पढ़ने वाले कोई भी बड़े बड़े व्यक्ति होंगे, उनको अगर आप कहेंगे कौन सा टॉपिक आपको सबसे ज्यादा दिक्कत करता है तो वो कौन सा टॉपिक है? राजपूत काल है। क्यों राजपूत काल है? बहुत सारे छोटे छोटे डायनेस्टीज आप देखेंगे, लेकिन इसको पढ़ने का मैंने आपके लिए एक जुगाड़ बनाया है। अगर आप इस जुगाड़ पे चलते हैं तो आपको हर राजपूत काल का हर एक डायनेस्टी क्या रहेगा? याद रहेगा। ध्यान से समझिएगा कि राजपूत काल में कौन किसका लोकेशन कहां पर था। शुरू करें? चलिए, जब तक मैं ट्रेस कर रहा हूं बेटा आप केवल बोर्ड पर ध्यान दें, लिखने का समय मैं आपको दूंगा, ठीक है। देखिए यहां से शुरू करना है। कहां से? यहां से। और मैं एक चीज बताऊंगा जिसको दिमाग में रखना है, याद रखना है। देखो यहां पर अभी जो सबसे पहले आएगा उस डायनेस्टी का नाम आपको दिमाग में छप जाना चाहिए, सोलंकी वंश। कौन सा वंश? सोलंकी वंश। अभी लिखना नहीं है, केवल देखो ना। सोलंकी वंश कहां पर रहेगा? गुजरात वाले क्षेत्र में। अब देखो यहीं पर जो मैं बोल रहा हूं उसको तुरंत रिकॉल करिएगा। कैसे रिकॉल करिए? सोलंकी वंश से जस्ट पहले अभी आप पढ़े हो कौन सा? गुर्जर प्रतिहार। जोड़ते चलो बेटा, पूरा क्लियर हो जाएगा। और गुर्जर प्रतिहार से पहले जस्ट पढ़े हो क्या? आपका मैत्रक वंश। तो मैत्रक वंश कब आया? गुप्त के बाद आया कि नहीं आया? मतलब इसके पहले कौन थे? गुप्त। या ऐसा बोल सकते हैं कि गुप्त के समय और कौन कौन थे ये सब हम देखेंगे। अभी गुप्त रखो, और भी लोग थे, लेकिन नियंत्रण किसका था? गुप्तों का। देखो जब तक मौर्य थे भारत में पूरा एक तरफा शासन किसका था? मौर्य का। लेटर मौर्यन पीरियड आया तो लेटर मौर्यन पीरियड में हम देखेंगे शक वक्त रहेंगे आसपास, फिर पूरा नियंत्रण किसका हो गया? गुप्त का। गुप्त के बाद कौन सा आया इस क्षेत्र में? मैत्रक। मैत्रक के बाद कौन आया? गुर्जर प्रतिहार। और अब राजपूत काल में अंतिम रूप से आ रहा है कौन है? सोलंकी वंश। एकदम याद हो जाना चाहिए। कई बार आपके एरिया को पूछता है कि
कि सोलंकी वंश कौन से क्षेत्र में था, मैत्रक वंश कौन से क्षेत्र में था, गुर्जर प्रतिहार कौन से क्षेत्र में था, ये सब आपको क्या करता है, एग्जाम में पूछता है। तो एक याद रखना, और दूसरा आपको याद रखना है, ठीक है, दूसरा आपको जो क्षेत्र है, ये जो सोलंकी वंश है, इसका पर्टिकुलर एक क्षेत्र का नाम है जिसका नाम आपको भूलना नहीं है, अनहिलवाड़। कौन सा क्षेत्र है, अनहिलवाड़। थोड़ा गुजरात राजस्थान से मिला हुआ क्षेत्र है, उतना दिमाग मत लगाइए, क्षेत्र और वंश का नाम याद रखिए। क्षेत्र कौन है, या इसी को मैं नाम दे देता हूं आपका कैपिटल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, कैपिटल, मतलब इसकी राजधानी। तो सोलंकी वंश की राजधानी क्या थी, अनहिलवाड़। एक राजपूत काल का प्रथम वंश आपको दिमाग में सेट करना है, जिसको हमको पढ़ना है, कौन सा है आपका, सोलंकी वंश। क्षेत्र कौन है, अनहिलवाड़। एसएससी और व्यापम का प्रश्न है ये कि सोलंकी वंश की राजधानी क्या थी जी, अनहिलवाड़। याद हो गया सबका। चलिए अब थोड़ा सा ऊपर जाते हैं। ऊपर में जो आपका फेमस वंश रहेगा उसका नाम आप सुने रहना, चौहान वंश। सुने होंगे, पृथ्वीराज चौहान, चौहान डायनेस्टी, चौहान वंश। क्लियर है, तो चौहान वंश याद रखना है। और चौहान वंश का जो आपका एरिया रहेगा वो रहेगा आपका अजमेर। कहां रहेगा, अजमेर। सेट करते जाओगे। राजपूत काल में हमको जो भारत में अलग अलग क्षेत्रों में अलग, अब देखो ना, एक समय यहां से कोई एक जगह सबको सेंट्रलाइज्ड रूप से कंट्रोल करते थे, अभी सब क्या हो गया है आपका, अलग अलग भागों में टूट गया है। तो सोलंकी वंश से कहां चले गए, चौहान, अजमेर। ठीक, अब देखिए उसके बाद आपका तीसरा यहां पर थोड़ा सा याद रखना है आपका दिल्ली। कौन सा आपका, दिल्ली। दिल्ली क्षेत्र में आपको याद रखना है तोमर वंश। कौन सा आपका, तोमर, याद रहेगा। अरे तोमर सुने होगे ना जी, ठीक है। ये आपका कौन सा क्षेत्र है, दिल्ली। देखो एकदम पास पास है। तो देखो पास पास होने के चीजों को समझो, जो जितना पड़ोसी जितना पास रहेगा, बॉर्डर टकराएगी उतना ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होगा, विवाद होगा, लड़ाई झगड़ा भी होगा। पास पास है तो लड़ाई झगड़ा होगा, लड़ाई झगड़ा होगा तभी दूसरे लोग क्या उठाएंगे, फायदा उठाएंगे। तो ये हो गया सोलंकी, ये हो गया चौहान, ये हो गया तोमर, याद रहेगा। यहीं पर ऊपर में आ गया कश्मीर। कौन सा आ गया, तो कश्मीर में याद रखना है KUL, ऐसा याद रखना कोड में। क्या याद रखना है, KUL। एक्चुअल में ये तीन वंशों का नाम है। सबसे पहला आपको याद रखना है कारकोट वंश। कौन सा वंश का शासन रहेगा, कारकोट। U से आएगा उत्पल वंश। कौन सा आपका, उत्पल वंश। और L से आएगा कौन सा आपका, लोहार वंश। कौन सा आपका, अभी तक इसके बारे में अंदर भी डिटेल क्वेश्चन आया है 2-4, लेकिन सबसे पहला जो क्वेश्चन बनना चाहिए वो क्या है कि कारकोट, उत्पल और लोहार वंश किस क्षेत्र में शासन करते थे। तो कहां पर शासन करते थे, कश्मीर में शासन करते थे। सेट करो ना, सोलंकी अनहिलवाड़, चौहान अजमेर, तोमर दिल्ली, कारकोट, उत्पल और लोहार कहां पर आपका, कश्मीर, याद रहेगा। उसके बाद देखिए ये आ गया आपका कन्नौज, ये वही कन्नौज है, ठीक है। कौन सा क्षेत्र है आपका, कन्नौज। कन्नौज में आपका रहेगा गहरवाल या गहरवाल वंश। कौन सा आपका, गहरवाल वंश, गहरवाल वंश, ठीक है। और ये जो क्षेत्र है वो कौन सा है आपका, कन्नौज। तो कन्नौज में कौन सा वंश आ गया जी, गहरवाल वंश। कौन सा आपका, गहरवाल। अब इसका इतिहास भी आपको समझ में आना चाहिए, जहां जहां जो चीज बनता है। गहरवाल वंश के पहले कन्नौज में कौन सा वंश था, वर्धन वंश। आया ना, वर्धन वंश था ना जी। अरे इसके क्यों ऐसा होगा, 3 लोग लड़ेंगे, 3 लोग में 1 लोग तो जीतेंगे, एक जन ही जीतेगा, वो छोड़ो ना। अभी पहला कौन था, वर्धन वंश। वर्धन वंश के पहले कौन सा था, मौखरी वंश। सेट करो ना बेटा आराम से, कहीं पर भी कोई दिक्कत होगा तो मुझसे पूछो, मैं एक एक चीज बताया हूं। मौखरी वंश पढ़े थे, फिर कौन आ गया, वर्धन। वर्धन वंश के बाद तो ही कौन सा युद्ध हुआ था जी, त्रिपक्षीय संघर्ष। किसको लेकर हुआ था, कन्नौज। देखो अपने आप पूरा इतिहास रिलेट हो रहा है अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो। पहले मौखरी वंश था, गुप्त के बाद मौखरी वंश के बाद कौन आया, वर्धन। उसी को पुष्यभूति वंश कहते हैं। पुष्यभूति वंश ही क्या है, वर्धन वंश है। बात पहले राजा लोग पुष्यभूति लिखते थे, बाद में सरनेम में क्या लगा दिए, वर्धन। तो वही है, पुष्यभूति ही क्या है, वर्धन है।
लो रे भैया ऐसे लिख देता हूं, कसम से इसी के लिए परेशान हो जाते हो। ये लो, हो गया। उसके बाद क्या हो गया, त्रिपक्षीय संघर्ष। त्रिपक्षीय संघर्ष में कोई एक जीतेगा, अब कौन जीतेगा बता दूंगा तो फिर त्रिपक्षीय संघर्ष खत्म हो जाएगा, बोल तो नहीं बता रहा हूं, सस्पेंस है। कोई एक जीतेगा, जीतने के बाद जो जीतेगा वही शासन करेगा, या तो पाल करेगा, राष्ट्रकूट करेगा या गुर्जर प्रतिहार, तीनों में से कोई एक करेंगे। उनको रिप्लेस करके कौन आएगा जी, गढ़वाल, ठीक। या ऐसा बोल सकते हैं इनका विनर, इनका विजेता, और इनके विजेता के बाद कौन आ रहा है, गढ़वाल। एकदम समझ में आ रहा है कहानी, त्रिपक्षीय संघर्ष, ठीक है, याद रहेगा। चलिए अब यहां से नीचे आ जाओ, तो नीचे आओगे तो कौन सा क्षेत्र आ गया, बंगाल आ गया ना, बंगाल तो बहुत बड़ा था उस समय। यहां पर बंगाल क्षेत्र में आपको याद रखना है कौन सा वंश, सेन वंश। कौन सा वंश, सेन, सुने हो सेन वंश। कौन सा क्षेत्र, बंगाल। अब यहां से भी हिस्ट्री जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, जुड़ेगा ना जी। ये देखो पहले पढ़े थे कौन सा वंश, गौड़ वंश। कौन सा, गौड़। गौड़ के बाद कौन आया, पाल। कौन सा वंश आया, पाल। और पाल वंश के बाद किसको पढ़ रहे हो जी, सेन वंश। ये तो देखो तभी गड़बड़ होता है। पहले गौड़ वंश, ये वही गौड़ है, ये जब था मौखरी वंश, याद आ रहा है, उस समय वहां गौड़ था, बाद में चेंज हुआ, त्रिपक्षीय संघर्ष से समय यहां कौन आ गया, पाल। और जब गढ़वाल आया है तो इसके पैरेलल में कौन चल रहा है, सेन। आराम से समझो, इसीलिए लिखो मत बोल रहा हूं, पता है लिखते हो इसलिए गड़बड़ हो रहा है सब। देखो अगला सेन वंश के बाद देखो बंगाल से नीचे आओगे थोड़ा, उड़ीसा। क्या आएगा, उड़ीसा। उड़ीसा में आपका आ जाएगा गंग वंश। कौन सा वंश, गंग वंश, ठीक। ये सब मंदिर सुने हो ना जी, पुरी का जगन्नाथ, कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये सब इन्हीं लोग तो बनवाएंगे जी। एक गंग वंश। इस समय छत्तीसगढ़ में कलचुरी रहेगा, कलचुरी, समझ में आ रहा है, नहीं भी आ रहा है तो टेंशन मत लो, इतना बस समझ जाओ भैया, बाद में मैं सब जोड़ जाड़ के सब पढ़ा दूंगा। इसीलिए बहुत महंगा पड़ता है राजपूत काल, सुनने में अच्छा लगता है, वाह राजपूत काल, पढ़ो तो। ये हो गया क्या आपका गंग। गंग वंश कहां, कौन सा क्षेत्र है, उड़ीसा। सेन वंश का, गढ़वाल का, केयूएल का, तोमर, चौहान और सोलंकी, अनिलवाड़, याद रहेगा। यहां से सीधा नीचे आ जाओ, यहां पर, ठीक है ना। यहां पर आप पढ़ोगे, वो पढ़ोगे आपका चोल वंश। कौन सा वंश, चोल। इसको भूलना भी नहीं है, भूले मतलब गए, ठीक है। और ये क्षेत्र आपका रहेगा तंजाउर या तंजौर। चोलों की राजधानी क्या है, तंजौर या तंजाउर लिखते हैं, तंजौर। पल्लव की राजधानी क्या थी, कांचीपुरम, कल पढ़े थे, ठीक है, टेंशन नहीं लेना इस क्षेत्र में। चोल, यहां पर चोल है, ठीक है। और इसी के नीचे आप पढ़ोगे पांड्य। क्या पढ़ोगे, पांड्य। मदुरई, जान रहे हो, मीनाक्षी मंदिर फेमस है जी, गए हो, ठीक। मदुरई, ये पांड्य लोग कहां आ गए, मदुरई। और ये आपका ये छोटा सा ये एरिया है, यहां पर आएंगे आपका कौन, चेर। कौन आएंगे, चेर, तभी तो बोलते हैं दक्षिण भारत मतलब चेर, चोल, पांड्य, सुने होगे ना। और ये है आपका वाजी। कौन है आपका, वाजी, केरल वाला क्षेत्र है वाजी, ठीक है, वाजी। चेर, चोल और पांड्य, ये ऐसा मोटा मोटा ऐसे याद रखना है। सबका शासन कम, ऐसा नहीं है कि एक रात, भाई यहां पर हो सकता है कि खत्म होने के कगार पे है तो यहां पर शुरुआत हो, ऐसा चल सकता है, एकदम पैरेलली एक साथ जन्म हुआ ऐसा नहीं है। लेकिन यही क्रम में अगर आप समझते हैं तो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपको ये आपका मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र लेना है। कौन सा क्षेत्र, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश को इसको ऐसे बांटना है, 1, 2 और 3, ऐसे बांट देना है तीनों क्षेत्र में, क्लियर है। इसमें ये वाला जो ऊपर वाला है ये है आपका परमार वंश। कौन सा वंश, परमार, ठीक। ये वाला जो एरिया है वो है चंदेल। कौन सा वंश आपका,
चंदेल, और ये बाजू वाला है आपका कौन सा, कलचुरी। यही जाएंगे कहां, छत्तीसगढ़। क्लियर है। क्षेत्र देखोगे मोटा मोटा ऐसा जान ले रहा हो, राजधानी बहुत सारा है। ये खजुराहो, कौन सा आपका, खजुराहो, भोरमदेव वाला, चंदेल शैली जी, छत्तीसगढ़। कलचुरी कहां का, त्रिपुरी, त्रिपुरी के कलचुरी, छत्तीसगढ़ जाएंगे, यही इधर, ठीक। और परमार वंश का ऐसे मोटा मोटा याद रखना, धार या भोपाल, ऐसा याद रखना, बाद में मैं पूरा बताऊंगा कहां कहां कैसा रहे, धार या भोपाल। समझ में आया। इतना सारा अगर आप पढ़ लिए, समझ लिए, तो राजपूत काल क्या हो जाएगा, खत्म। सेट करने आना चाहिए बस। कभी कभी आप यूपीएससी का पेपर सॉल्व करेंगे तो यूपीएससी पेपर में क्या पूछता है, एक तरफ पूरा डायनेस्टीज का नाम रहेगा और दूसरी तरफ उसके कैपिटल रहेंगे और बोलेंगे मैच द फॉलोइंग, ये भी सवाल है। तो इतने से आपका बहुत सारा प्रश्न बन रहा है। देखो तो यहां से पकड़ना है ना, जैसे मैं बोला हूं सोलंकी, और कैसे पढ़ना है, सोलंकी अनहिलवाड़, कैसे पढ़ना है, सोलंकी अनहिलवाड़, ठीक। चौहान अजमेर, तोमर दिल्ली, केयूएल कश्मीर, गढ़वाल कन्नौज, सेन बंगाल, गंग उड़ीसा, चोल तंजौर, पांड्य मदुरई, चेर वाजी, चंदेल खजुराहो, कलचुरी त्रिपुरी, और परमार धार और भोपाल। साउथ वाले में दिक्कत होता है सर, कौन किसकी राजधानी और क्या है, कुछ नहीं बेटा, देखो अभी खैर हाँ वो टेंशन मत लो, कौन कौन क्या है ना, मैं बाद में अच्छे से बताऊंगा। अभी बस ये जानो कि 3 वंशों का बोलबाला रहेगा, एक चोल डायनेस्टी, पांड्य डायनेस्टी और चेर। काफी लंबे समय तक शासन रहेंगे इन लोग के। चोल तो फिर पूछो मत, उनका तो फिर वो उधर भी चले जाएंगे, ठीक है, थाईलैंड तरफ चले जाएंगे। पांड्य रहेंगे, अलाउद्दीन खिलजी के समय तक थोड़ा डिस्टर्बेंस रहेगा। चेर ये सब रहेगा, संगम मंगल काल से, इनका अलग इतिहास है, इसको दक्षिण भारत का इतिहास कहते हैं, उसको मैं अलग से बताऊंगा। बस आप ये जानो कि चोल, चेर, चोल, पांड्य मतलब साउथ इंडिया का इतिहास। मेरे मैप पे मत जाना, बस मैं ऐसा लिख दूँ। हाँ वो थोड़ा बिहार तरफ चला गया है, मैं समझ रहा हूँ आपकी भावनाओं को, वो क्या इधर हो गया थोड़ा सा, तो यूपी में लेना है उसको, है ना। बाकी तो क्षेत्र लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। अजमेर जान ही रहे हो, राजस्थान, ये केरल है, केरल क्षेत्र, ठीक। ये सब तमिलनाडु में आ जाएगा। चलिए अब यहां से आगे बढ़ रहे हैं। अब समझ गए भारत की स्थिति क्या है, ठीक है। लगभग देख रहे हैं तो देखो कितने छोटे छोटे डायनेस्टीज हो गए हैं, और आपस में इन सब के बीच ऐसा नहीं है कि सब लोग अलग हैं तो इनके बीच अच्छा है, ठीक है। और यही कारण है कि इनके बीच विवाद होगा, आपस में लड़ेंगे, और होता है ना, आपस में लड़ते हैं तो हमेशा वही वाला कॉन्सेप्ट चलता है, तेरा दुश्मन मेरा दुश्मन, तेरा दोस्त मेरा दोस्त वाला। तो बाहर के लोग इसी का क्या उठाएंगे, फायदा। तो राजपूत काल के समय ही भारत में, ठीक है, राजपूत काल में ही भारत में क्या होगा, मुस्लिम इन्वेशन या मुस्लिम आक्रमण। ये आक्रमण हो रहा है भैया, मुस्लिम आक्रमण भारत में। किनके समय, राजपूत काल के समय। अब एक चीज जानते हो, भारत में जो भी आक्रमण शुरुआत में होता आया है वो नॉर्थ वेस्ट एरिया से ही होगा। किससे होगा, नॉर्थ वेस्ट एरिया से। देखो ना भाई, क्योंकि आप सब जानते हो इधर तो पूरा अरब सागर है, इधर हिंद महासागर है, इधर हिमालय है, अराकान है, बंगाल की खाड़ी है, तो संभव है ये खैबर वाला जो रास्ता होता था हिंद कुश से, उधर से ही क्या करते थे इन लोग, इंटर करते थे। तो जो भी आक्रमण, तो यहां पर आक्रमण है तो देखो इसी से पहले भिड़ेंगे। यहां पर कौन है, सोलंकी, यहां पर कौन है, चौहान। भाई सिंपल सा बात है ना, जब उधर से आक्रमण होगा तो उनसे पहले टकराएंगे, इसीलिए पहले किनसे टकराएंगे, सोलंकी और चौहान, इनसे। यही मेन भी है। और ये जितना भी दिख रहा है ना, उनमें सबसे ताकतवर, अगर दक्षिण भारत को छोड़ दो, साउथ इंडिया को, तो सबसे ताकतवर यही दोनों हैं। कौन कौन, सोलंकी और चौहान। अब देखो कौन आक्रमण कर रहे हैं, मुस्लिम। तो मुस्लिम आक्रमण में आप मुस्लिम पूरे शासन को, मुस्लिम धर्म को जानने के लिए आप M4 को जानिए। सारे कर्ता धर्ता यही है, M4। कौन है, M4। जब भी कुछ पूछे तो मार देना फट से, क्या, M4। देखिए M4 का मतलब क्या है, ठीक। एक है आपका मोहम्मद पैगंबर। पहला M4 में पहला M का मतलब क्या है, मोहम्मद पैगंबर, जिन्होंने इस पूरे विश्व को एक नया धर्म से इंट्रोड्यूस करवाया, इस्लाम। कौन सा धर्म, इस्लाम,
ठीक, हालांकि इनकी विचारधाराएं शुरू में अलग थी, एकदम ऐसा नहीं था कि सबको मार पीट के सबको इस्लाम ग्रहण करवाओ, ऐसा नहीं था, एक सामान्य फिलॉसफी थी इनकी। इनके इस चीज को भारत में लाने वाले हैं M2, ये कौन हो गया M1, अब कौन आएगा M2। अर्थव्यवस्था पढ़ा रहे हो सर, मनी पढ़ा रहे हो, मत बोल देना, ठीक है, वो अलग कॉन्सेप्ट है। M2 में कौन आ गया आपका मोहम्मद बिन कासिम, क्या नाम रहेगा मोहम्मद बिन कासिम का नाम मत भूलिएगा। यही वो व्यक्ति हैं जो भारत में सबसे पहली बार आक्रमण करेंगे। नाम सेट करो ना, अभी मैं तो लिखवाऊंगा, काहे टेंशन ले रहे हो, ठीक है। इनकी मृत्यु भी बड़े अजीब तरीके से होती है, सब पर चर्चा करेंगे हम लोग। फिर कौन आ गया आपका M3, कौन आ गया M3, ये हो गया M2, ये हो गया M3 और ये आपका M1। M3 में है आपका महमूद गजनवी, कौन है आपका महमूद गजनवी। इनका भी बड़ा रोल रहा है, भयंकर बार 17 बार आक्रमण के भारत में, बहुत अच्छा लगता है इनको भारतीय लोगों से लड़ना, लूटपाट करना, ठीक है। और एक आपके कौन हो गए आपका M4, सबसे खतरनाक मोहम्मद गोरी, कौन है आपका मोहम्मद गोरी। गोरी समझ के लड़की मत समझ लेना, ठीक है, गौर वंश के, ठीक है, गौर वंश के शासक थे, इसलिए क्या लिखते थे गोरी, ठीक है। तो M4 का ही रोल रहा है, देखो पूरा दिमाग में सेट कर लेना, मोहम्मद पैगंबर, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी। जब भी भारत में हम इस्लाम धर्म को पढ़ते हैं कि इस्लाम धर्म भारत में कैसे आया, कैसे मुस्लिम सत्ता की स्थापना हुई, तो हम इन चारों के ही आधार को पढ़ते हैं। तो क्या पढ़ते हैं सर इसमें, क्या क्यों चारों को पढ़ते हैं, इसलिए क्योंकि ये, ठीक है, इस्लाम धर्म के क्या हैं फाउंडर हैं, क्या है फाउंडर। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है जी मोहम्मद पैगंबर, उस दिन भी मैंने आपको बताया था, ठीक। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करने वाला, ठीक है, भारत पर आक्रमण करने वाला फर्स्ट मुस्लिम कौन है आपका, प्रथम मुस्लिम शासक, फर्स्ट मुस्लिम रूलर कौन है आपका मोहम्मद बिन कासिम। ये वो ऐसे व्यक्ति थे, ऐसे मुस्लिम थे जिन्होंने भारत पर सबसे पहले क्या किया, अटैक किया, या क्या किया है आपका आक्रमण किया है। सेट करते जाओ, मुस्लिम धर्म के फाउंडर कौन है मोहम्मद पैगंबर, भारत पर अटैक करने वाला पहला मुस्लिम कौन है मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। आपका 17 बार या सर्वाधिक 17 टाइम, 17 बार आक्रमण करने वाला, 17 बार आक्रमण करने वाला, या ऐसा बोल सकते हैं सबसे ज्यादा बार आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन है आपका महमूद गजनवी। कभी कभी आपको वो डिजिट पूछ देता है कितना बार आक्रमण किया है महमूद गजनवी ने, 17, 17 मतलब खतरा, ऐसे याद रखना, ठीक। और ये कौन आपका मोहम्मद गोरी। ये सब तो छोटे छोटे लोग थे, ये जो है भारत में मुस्लिम धर्म का, भारत में मुस्लिम धर्म का रियल फाउंडर है। ये क्या है आपका रियल फाउंडर, अर्थात वास्तविक संस्थापक। एक्चुअल में अगर भारत में सही मायने में मुस्लिम धर्म की स्थापना हुई, इसमें सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का रहा है तो कौन है मोहम्मद गोरी, M4। राजपूत काल में इधर से आक्रमण हो रहा है, मुस्लिमों का आक्रमण हो रहा है, तो पूरा मुस्लिम धर्म को समझना है तो 4 लोगों को समझना होगा, M1, M2, M3, M4, मोहम्मद पैगंबर, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी। सबकी अपनी अपनी खास बातें हैं। मोहम्मद पैगंबर इस्लाम धर्म के क्या हैं फाउंडर हैं। पहली बार आक्रमण कौन कर रहा है मोहम्मद बिन कासिम, शॉर्ट में MBK बोल देते हैं। और भारत में बार बार आक्रमण करना या एक मतलब स्ट्रक्चर क्रिएट करने का काम कौन कर रहा है महमूद गजनवी, और रियल फाउंडर का काम कौन कर रहा है मोहम्मद गोरी। मतलब मोहम्मद गोरी ही वो व्यक्ति है जिन्होंने भारत में मुस्लिम धर्म की क्या किए हैं स्थापना की है। क्लियर है? तो अब देखो यहां से अब आपको समझना है। तो फाइनली हम कहां तक पहुंच गए, मोहम्मद गोरी कौन है जी, अंतिम रूप से
मोहम्मद गोरी। तो मोहम्मद गोरी जो है ये वास्तविक संस्थापक है, ठीक है, वास्तविक संस्थापक है। तो जानते हो मुस्लिमों की एक परंपरा थी, मुस्लिमों में एक परंपरा है, इनका एक अलग कॉन्सेप्ट चलता था गुलाम रखने का। क्या रखने का? गुलाम। देखो गुलाम का मतलब समझना यहां पर, गुलाम का मतलब कैसे देखियो कि पहले कई बच्चे अनाथ रहते थे, माता पिता की डेथ हो जाती थी, या पैसों के अभाव में माता पिता अपने बच्चे को बेच देते थे, या वो माता पिता नहीं रहते तो उसके परिवार वाले बेच देते थे। तो मुस्लिम जो शासक होते थे ये लोग क्या करते थे, उसको खरीदते थे, और खरीदने के बाद बकायदा उनको ट्रेन करते थे, एकदम सिखाते थे, पढ़ाते थे, बढ़िया रखते थे, ताकि आगे चलकर वो उनके साम्राज्य के एक्सपांशन में उनका क्या कर सके, सहयोग कर सके। तो वैसे ही मोहम्मद गोरी के भी क्या थे, गुलाम थे। मोहम्मद गोरी के भी क्या थे, स्लेव, यानी कि आपका गुलाम थे। और इनके गुलाम में जिनको ये सबसे ज्यादा पसंद करते थे, मतलब बहुत एकदम करीबी, एकदम खास, उनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या नाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये इनके सबसे फेवरेट गुलाम थे, जिन्होंने भारत में गढ़वालों को, सोलंकियों को और चौहानों को हराने में मोहम्मद गोरी की सहायता की थी। सही मायने में अगर आप ये बोलो कि अगर मोहम्मद गोरी ने भारत को जीता है, अगर भारत के क्षेत्र पर कब्जा किया है, तो उसमें आधा क्रेडिट किसको जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। बहुत पसंद करते थे कुतुबुद्दीन ऐबक को, और यही कारण था कि कुतुबुद्दीन ऐबक को जब भारत जीते, मोहम्मद गोरी जब भारत जीते, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, देखो अब भारत जीते तो साउथ इंडिया को काट दो बेटा, साउथ इंडिया से अभी हमको कोई मतलब नहीं, इधर अभी कोई, हमें केवल किससे मतलब है? नॉर्थ। शुरुआत में जो मुस्लिम शासन या मुस्लिम शासक लोग आएंगे वो नॉर्थ इंडिया पर शासन करेंगे। तो ये जो आपका इस तरीके से दिल्ली वाला जो पूरा एरिया था, यही आपका शुरुआत में मोहम्मद गोरी क्या किए थे? जीते थे। इस क्षेत्र को क्या किए थे? जीते थे। यही वाला क्षेत्र पूरा कंट्रोल हो गया था। तो ये दिल्ली तक जीते थे, दिल्ली तक। कहां तक जीत गए थे? दिल्ली तक। इधर भी जीतने का प्रयास करेंगे, वो बात का रहेगा। अभी इनका मेन सेंटर कहां तक है? दिल्ली। तो इधर है जहां से गोरी शासन करता है, अफगानिस्तान क्षेत्र। क्या नाम है? गोर। अफगानिस्तान क्षेत्र का क्या नाम है? गोर। गोर वाला जो क्षेत्र था, गजनी, गजनी गोर वाला जो एरिया था, वहां से शासन कौन करेगा? मोहम्मद गोरी। अब देखो इतने बड़े क्षेत्र को संभालना है, तो ये भी जानते हैं मैं हटा दुर्घटना घटी, तो यहां तक, यहां से मैं शासन करूंगा, सोचेगा गोरी तो इधर फिर कोई ना कोई भारतीय कब्जा कर लेगा, तो पूरा यहां से अपने आदमी बैठाएंगे चैन, ताकि कोई भी बीच में वापस से अपने क्षेत्र को कोई भी भारतीय जीत मत पाए, हमारे कंट्रोल में रहे। और इसीलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को किसकी सत्ता प्राप्त हो गई? दिल्ली। दिल्ली का जो सेंटर था, दिल्ली जो सेंटर बना, उस सेंटर का जो हेड बना वो कौन बना? आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। अभी ये मात्र ऐसा बोलो सवाल में चलाने के लिए कि जैसे केंद्र से मान लो राष्ट्रपति शासन कर रहे हैं, तो राज्यों में अपना एक जने क्या बैठा दिए हैं? गवर्नर। वैसे टाइप का मान लो मोहम्मद गोरी अगर राष्ट्रपति है, तो ये जब सेंटर में जो बैठे हैं सब इसके किस रूप में काम करेंगे जी? गवर्नर। गवर्नर के रूप में काम करेंगे, गवर्नर नहीं, उसके लिए अलग टर्म है, मैं बताऊंगा बाद में। ठीक है यहां तक? अब देखिए, अब ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, ये मोहम्मद गोरी मर जाएंगे, मोहम्मद गोरी की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, ये 1206 में क्या हो जाएंगे? खत्म। 1206 में मोहम्मद गोरी क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। तब सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसके ऊपर आ जाएगी? कुतुबुद्दीन ऐबक। कि कैसे करें भैया, राजा तो नहीं रहे, अब और कई ठो क्षेत्र है, सबका अपना अपना गवर्नर है, इधर अलग अलग और बटा है, तो इनकी जिम्मेदारी में क्या आ गई? दिल्ली। और सबसे फेवरेट थे, तो ये सोचे कि देखो हम सब गुलाम हैं, और अगर मैं एक तरफा शासन करने का सोचूंगा तो कहीं ना कहीं दिक्कत समस्या होगा कि भाई ये देखो एक ठो ये भी गुलाम है, मान लो ABCD 4 ठो गुलाम है, और राजा के मरने के बाद ए ज्यादा पावरफुल दिख रहा है, तो बाकी BC थोड़ी चुप रहेंगे, वो भी विरोध करेंगे, राजा तो रहा नहीं, अब सब लड़ेंगे। तो ये जो ऐबक थे सोचे कि एक काम करते हैं, लड़ने से अच्छा है जिस जिस क्षेत्र में जो जो गवर्नर के रूप में है, आज से हम उनको उनका ही क्षेत्र क्या करते हैं? मान लेते हैं। तो गोरी मर गए। गोरी के मरने के बाद यहां पर जो भी गुलाम था, मान लो, नाम अभी नहीं, बाद में बताऊंगा, अभी काम उनका है, मान लो X नाम का गुलाम था, यहां Y नाम का था, यहां Z, और दिल्ली पर कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक सोचे कि भैया दिल्ली आज से मेरा,
ये वाला जेड का, ये वाला वाई का, ये वाला एक्स का, सब अपना अपना बांट लेते हैं, सब अपना अपना शासन करते हैं। और उसके बाद इसी दिल्ली पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना क्या प्रारंभ किया जी? शासन, यानी कि रूल। अब किसका रूल लागू होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक का रूल लागू होगा। समझ में आ रहा है? और जो भी शासक कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर, वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी मैं समझाने के लिए बता रहा हूं कि कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली से शासन करेंगे, वैसे जेड यहां से शासन करेंगे, वाई यहां से शासन करेंगे, एक्स यहां के शासन करेंगे। ये सब हम बाद में पढ़ेंगे, आखिर ये एक्स वाई जेड था कौन। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक कहां शासन करेंगे? दिल्ली। और स्वयं को शुरुआती तौर से मुसलमानों ने एक उपाधि दी, टाइटल। जो भी अब मुसलमान शासन करते थे, वो आपके गजनवी के समय से आए थे, वो अपने आप को कहते थे क्या? सुल्तान। सुल्तान का टाइटल देंगे। अपने आप को किसका शासक? कौन हो तुम? मैं दिल्ली का क्या हूं? सुल्तान हूं। समझ में आ रहा है? सुल्तान किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? ये पावरफुल किसी मेन पर्सन को बताता है कि भाई सुल्तान है, मतलब सबका क्या है? हेड है। और इसीलिए दिल्ली में किसका शासन शुरू हो गया? सुल्तानों का। और दिल्ली में सुल्तानों के क्षेत्र को क्या कहा जाने लगा? सल्तनत। ये क्या है? ये मेरे सुल्तान का सल्तनत है। समझ में आ रहा है? और यहीं से आपका इतिहास प्रारंभ होता है। ठीक है, किसकी? दिल्ली सल्तनत की। यहां तक अगर आपको समझ में नहीं आया तो बताइए आखिर कैसे आया दिल्ली सल्तनत। एक बार फिर देख लो। गोरी भारत को जीता, खुद सेंटर से यहां पे शासन किया, बाकी क्षेत्रों को अपने गुलामों को मार दिया। सबसे फेमस गुलाम कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। उन्होंने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने गोरी के मरने के बाद दिल्ली पर क्या शुरू कर दिया? शासन। वैसे ही बाकी लोग भी कर दिए। और ये लोग अपने आप को क्या टाइटल देते थे? सुल्तान। और सुल्तान का क्षेत्र क्या कहलाता था? सल्तनत। इसीलिए दिल्ली में अब पहली बार क्या स्टार्ट होगा? दिल्ली सल्तनत। समझ में आया जी? पहले विदेशी ईरानियन थे, हखामनी वंश, साइरस। पढ़ाऊंगा ना, ईरान आएगा, उसके बाद आपका यूनान आएगा, मकदूनिया के शासक सिकंदर, राजा पोरस से लड़ेंगे, जस्ट मौर्य के पहले होगा। फिर लेटर मौर्य में बैक्ट्रियन शक, पहले कुषाण आएंगे, गुप्त के समय हून, और राजपूत में मुस्लिम। बताऊंगा ना, अभी जैसे आपको पूछेगा ना पहला कौन है तो वो अलग आंसर रहेगा। हाँ, मुस्लिम। देखो एक्चुअल में समझना ना भाई, उन लोग आक्रमण किए भारत में, लेकिन भारत में आक्रमण करने के बाद उनका खुद का सत्ता स्थापित करने में वो सक्षम नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि भारत के जो राजा थे उस समय वो मोस्ट पावरफुल थे और ज्यादा थे नहीं, तो सब संगठित हो गए थे। अभी पूरा भारत टूटा हुआ है और मुस्लिम जो शासक थे वो जीते भी और अपना रूल भी यहां पर स्थापित करने में वो सफल हो गए। इसलिए हमको इनको अलग से स्पेशली पढ़ना पड़ रहा है। तनिष्क का जो शासन था वो भारत में केवल मथुरा तक सीमित था, वो तो पूरा सेंट्रल एशिया में शासन किए थे, पेशावर तक। उनकी तो राजधानी एक पुरुषपुर थी और दूसरा मथुरा था। भारतीय क्षेत्र पर कम प्रभाव था। लेकिन यहां पर दिक्कत यह है कि जब मुस्लिम शासन आए तो पूरा मेन, अब जैसे चौहान को हरा दिया, सोलंकी हरा दिया, इधर दिल्ली हट गया, तो अब कोई लड़ने वाले थे ही नहीं इधर। और यही तो दिक्कत था कि जो साउथ के राजा लोग थे, साउथ के डायनेस्टीज थे, वो नॉर्थ इंडिया में इंटरेस्ट नहीं लिए। अगर इंटरेस्ट लेते, मान लो चोर चेल सब पहुंच जाते, चलो तो भगाते इन लोगों को, तो कहानी कुछ और होती। तो यहां पर बैक्ट्रियन आए, कुषाण आए, सब आए, लेकिन वो लंबे समय तक अपने भारत में अपनी शासन व्यवस्था को बनाने में सफल नहीं हो पाए। लेकिन इन लोग, जैसे अब मान लो जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक आए, दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हुआ, अब मान लो मर गए 2 दिन बाद, और कोई इसके बाद इसका उत्तराधिकारी नहीं होता, तो आज हम इस दिल्ली सल्तनत को भी नहीं पढ़ते। इनको शासन देखो तो मुस्लिमों का शासन से शुरू कहां, 1857 बहादुर शाह जफर, 1206 से लेकर 1857 तक मुस्लिम शासन सेंटर पर रहा है। इसलिए हमको ये पढ़ना पड़ रहा है। और जो बैक्ट्रियन आए, शक आए, पहलव आए, कुषाण आए, ये ज्यादा से ज्यादा आपका 100 ईयर, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम, 100 ईयर से ज्यादा गए ही नहीं। इसलिए हम ऐसा मान के चल रहे हैं। क्लियर है? तो फाइनली हम कहां पहुंच गए? मिडाइवल हिस्ट्री। कहां पहुंच गए? मिडाइवल हिस्ट्री, यानी कि कौन सा इतिहास आ गया जी? मध्यकालीन भारत का इतिहास। अब आपका एंशिएंट में समझ में आ गया कितना टॉपिक पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है। देखिए, इनका टोटल जो हिस्ट्री है, मध्यकालीन भारत के इतिहास अलग है और मुस्लिमों का शासन अलग है, दोनों अलग अलग बात है। मुस्लिमों का क्या है? शासन, रूल। अगर हम बात करें मुस्लिमों के शासन का,
तो ये 1206 से आपको पढ़ना है 1857। ये मुस्लिमों का शासन है। अगर आप मिडाइवल हिस्ट्री को पढ़ेंगे बेटा तो 1206 से 1707, दोनों में अंतर समझिएगा। पहले खत्म हो जाएगा मिडाइवल। रूल ऑफ मुस्लिम देखोगे तो कब से कब तक है? 1206 से 1857। लेकिन मिडाइवल हिस्ट्री का अगर देखोगे तो 1206 से 1707, मतलब 1707 के बाद से मॉडर्न हिस्ट्री क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन फिर भी मुस्लिम शासन रहेंगे, पर अब वो उस स्थिति में नहीं रहेंगे। अब उनको दबाने वाले लोग आ जाएंगे। कौन? मराठा, ब्रिटिश सरकार। समझ में आ रहा है? अब वो ज्यादा पावरफुल नहीं रहेंगे, इसलिए हम उसको मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट में मानते हैं। ठीक, अब ये जो 1206 है इसको तोड़ो। 1206 से लेकर 1526, कब तक आपका? 1526। ये कहलाएगा, इतना वाला पार्ट जिसको अभी मैंने बताया, ये कहलाएगा दिल्ली सल्तनत। इतना पार्ट बस। ये सुल्तानों का शासन है। ठीक, किसका शासन है? सुल्तान। अपने आप को क्या कहेंगे? सुल्तान। और 1526 से लेकर 1857 तक ये वाला जो कहलाएगा मुगल काल। क्या कहलाएगा? मुगल काल। ये बादशाहों का काल है। अपने आप को टाइटल देगा बादशाह, हम बादशाह हैं भाई यहाँ के। समझ में आ रहा है? तो अब देखो, इसको दो भाग में बांटोगे फिर से। क्यों? क्योंकि टूट रहा है यहां से। तो 1526 से 1707, यही तक टूटा ना। और ये आ गया 1707 से 1857, ये यहां हो गया इधर। तो एक्चुअल में यहां से यहां तक मिडाइवल हिस्ट्री है। देखो तो यहां से लेकर यहां तक 1206 से 1707 मिडाइवल हिस्ट्री। हालांकि मुगल काल चलेगा, लेकिन 1707 से 1857 यहां से आपका स्टार्ट हो जाएगा कौन सा? मॉडर्न हिस्ट्री, अर्थात आधुनिक भारत का इतिहास। और ये वाला क्या इतिहास है? मध्यकालीन भारत का। समझ रहे हो अंतर? ये पूरा मुगल काल है, इसको मुगल काल कहोगे। अब दो भाग में बटा तो क्या क्या नाम होगा? ठीक है, ये एक्चुअल मुगल काल कहलाएगा, क्योंकि इस समय मुगल लोग एकदम बेहतरीन स्थिति पे रहेंगे। अब ये मुगल के बाद, इसलिए ये कहलाएगा उत्तर मुगल काल, पोस्ट मुगल एज। उत्तर मुगल काल है ये, मुगलों का पतन, और ये उत्कर्ष का काल है। इस समय बहुत ज्यादा पावरफुल, सब तरफ मुगल मुगल चलेगा। ये डिक्लाइन टाइम पीरियड है, जब मुगल कहां जाएगा? नीचे। मतलब ऐसा है, ये है ग्राफ मुगल का, ये यहां ये है 1707, ये है 1526, और ये है 1857। ये है ग्राफ बेटा। ये 1707 क्यों? इसमें पीक पॉइंट पर रहेगा, क्योंकि कौन रहेगा? जान तो रहे हो, अभी मूवी आई थी छावा, देखे हो ना? औरंगजेब का नहीं देखे हो? बोलते कम थे, बस इशारों इशारों में काम चलाते थे, पर काम कैसा चलाते थे, है ना? तो इसलिए पिक ये एकदम टॉप में रहेंगे। और उसके बाद औरंगजेब की जैसी ही डेथ होगी, तन गए पूरा जीरो, शून्य। तो अगर टोटल टाइम पीरियड को आप डिवाइड करोगे 1206 से 1857, 1206 से 1526, 1526 से 1857, 1526 से 1707, और 1707 से 1857। ये दिल्ली सल्तनत है, ये मुगल काल है, और ये उत्तर मुगल काल है। और इसी उत्तर मुगल काल से आधुनिक भारत के इतिहास की क्या होगी? शुरुआत होगी। इतना अगर दिमाग में आपका मैप बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं है तो आपको समझना पड़ेगा। इतनी सी भी चीजें अगर आपके दिमाग में नहीं सेट होगी भाई, तो बहुत दिक्कत जाएगा फिर। क्योंकि इसके बाद बचा ही क्या है? कहानी। औरंगजेब कैसे थे, शिवाजी कैसे उनको पीटे, ये सब पढ़ना है बस। ठीक है, यहां तक समझ में आया? तो अभी तक जो हम पढ़े हैं उसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, यहां तक आपको पूरा कल याद करना है, सारा चीज मैंने बता दिया आपको। ठीक है, पूरा प्रश्न आपको बनेगा। ठीक, और एक चीज और भी याद रखना बेटा, जो आप जिस पैटर्न में पढ़ रहे हो वैसा कोई किताब है ही नहीं जिस पैटर्न में आपको शुरू में सब चीज समझा के दे। इतिहास पढ़ने से पहले अगर आप उसकी इन चीजों को जान गए और उसके बाद चैप्टर आप खोलिए, आप सिंधु घाटी सभ्यता को डायरेक्ट आप कहां से रिलेट कर सकते हैं? आधुनिक भारत से। बैठे बैठे आदमी सोचने लगेगा इसको कैसे पता चला, अभी तो सिंधु घाटी खोला था, लेकिन ये तो औरंगजेब के बारे में भी जानता है। समझ में आ रहा है? तो ये फायदा आपको बहुत होगा। तो कल जितने भी आप लोग हो जुड़े हो,
कल आपको पूरा एंशियंट स्टोन एज 2, ठीक है, राजपूत काल, मुस्लिम आक्रमण तक, M4 तक आपको पूरा पढ़ के आना है। ठीक, मैं किसी भी एक व्यक्ति से कल पूछूंगा, कोई भी हो सकते हो, ठीक है, और ईमानदारी से आपको पूरा आंसर देना है। कल आज मैं यहां पर क्यों छोड़ रहा हूं उसका कारण जान रहे हो? कल ऐसा ऐसा नाम सुनोगे जो तुमको दिमाग खराब कर देगा। समझ में आ रहा है? मुस्लिम नाम है जी, मुस्लिम टर्मिनोलॉजी है, उस नाम को इसलिए नहीं बता रहा हूं, कल पूरा मुस्लिम राजाओं का नाम चलेगा पूरा, इसलिए कम से कम इधर का राजा नाम याद रहेगा, तब तो मुस्लिम को सेट कर पाओगे ना। कुतुबुद्दीन ऐबक बस जान रहे हो, नया नया नाम सुन, नासरुद्दीन, बहराम शाह, गियासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, हाँ, खिज्र खां, मुबारक शाह, महमूद आलम शाह, कैकुबाद, क्यूमर्स, रजिया, बहराम, नासरुद्दीन महमूद। हालत खराब हो जाएगा तुम्हारा सुन के। तो कल इसका अलग से अपना पूरा चार्ट बनाएंगे, ठीक है। चलिए, किसी को कोई दिक्कत तो बताइए, ठीक है, ओके है। अगर संभव है तो बिल्कुल आप कोशिश करिए कि आप लाइव रहे, इससे मुझे भी अच्छा लगता है कि क्लास में आप बैठे, इस टाइप का फील होता है, तो और मतलब दोगुनी एनर्जी मुझको मिलती है, ठीक है। तो बिल्कुल इससे रहेगा तो मेरे भी दिमाग में रहेगा, मैं आपसे डायरेक्ट नाम लेके प्रश्न पूछ पाऊंगा, एकदम तुरंत दिख जाते हैं जो लाइव रहते हैं, ठीक है। तो कोशिश करिएगा, ऐसा कोई वो नहीं है कि अगर आप, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है, किस तरह के हम दूर बैठकर भी एक दूसरे को देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, ठीक है। चलिए फिर कल मिलते हैं, गुड नाइट।